नमस्कार, फैक्ट न्यूज़ हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और मैं हूं ममता आपके साथ। उम्मीद है आप सब राजी खुशी और तंदुरुस्त होंगे। सियासत हरियाणा प्रोग्राम लेके एक बार फिर से आपके रूबरू हुए हैं, जिसमें हम विभिन्न सियासी विषयों के लेके बातचीत करते हैं और इन सब के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शमशेर जी। तो सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है शमशेर। शमशेर जी, हरियाणा में चुनावी जंग लगभग तैयार हो चुकी है। कह सकते हैं कि चुनावी जंग शुरू होने वाली है। अनाउंसमेंट जो है वो डेट जो है अनाउंस कर दी गई है। 5 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि हरियाणा में चुनाव होंगे। हालांकि पहले 1 अक्टूबर डेट थी और इसी बीच तैयारियां, वार पलटवार, ये सब तो चलता ही रहता है। पर बागी सुर जो है, इसकी खबरें बीजेपी की तरफ से आनी शुरू हो गई हैं। देखिए, वो इस वजह से कि ममता जी, जो भाजपा की जो लिस्ट की जो सुगबुगाहट है वो सामने आ गई है। नेता को पता लग गया है कि ये कैंडिडेट्स हो सकते हैं और जो बागी है, जो बाकी दावेदार हैं, वो इस वजह से वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि चाहे जो भी लिस्ट हो, हम तो चुनाव लड़ेंगे। जैसे ओम प्रकाश चौटाला के भाई जो कि मंत्री भी थे, रणजीत चौटाला, उन्होंने लोकसभा के चुनाव जीते। अब उन्होंने कह दिया कि रानिया से वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए वो चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि वो भाजपा से अगर भाजपा टिकट देती है तो वहाँ से लड़ेंगे, अगर नहीं देती है तो वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। ठीक है, तो वो एक बात होगी। तो और उनके अगेंस्ट अर्जुन चौटाला जो है, अभय चौटाला के बेटे, वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो वो चौटाला वर्सेस चौटाला हो सकता है वहाँ से। और उसी तरह से जो राव नरबीर है, वो शायद बादशाहपुर से वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि बादशाहपुर से भाजपा किसको देगी, मगर अगर वो दावेदारी पेश कर रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उन्हें टिकट ना मिले तो शायद वो लड़े। और फिर सुनीता दुग्गल है रतिया से, फिर नारनौल से राजकुमार गौतम है, वो भी पेश कर रहे हैं दावेदारी, मगर ये पहले जेजेपी में थे और अब बीजेपी में आ गए हैं। और कैप्टन अभिमन्यु पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने भाजपा के नेता हैं, वो भी यहीं से लड़ना चाहते हैं नारनौल से। तो ये भी दावेदारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बीजेपी को ये झेलना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि कांग्रेस में भी ये होगा। कांग्रेस में ऐसा नहीं कि होगा नहीं, मगर उनकी अभी लिस्ट आई नहीं है। कांग्रेस शायद वेट करिए कि भाजपा की लिस्ट कब आए और उसके 1-1.5 दिन में वो भी अपनी लिस्ट जारी करे। तो इसी वजह से ये कांग्रेस में जो है ये ज़्यादा भाजपा में, माफ़ कीजिए, ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो टिकट की बात कर रहे हैं, दावेदारी और बागी सुरों की बात कर रहे हैं, तो कैंडिडेट्स जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी बीच INLD और BSP की तरफ से कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 14 कैंडिडेट उनकी तरफ से ऐलान दिए गए हैं। कौन कौन से वो कैंडिडेट और उनके बारे में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, 14 कैंडिडेट्स हैं, इसमें से 5 बसपा के हैं और बाकी INLD के हैं। इन्होंने पहली बारी गठजोड़ किया है। जो अभी तक हमारे पास सूचना है वो ये है कि मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इस बार प्रमुख लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की है। इसमें जो INLD की जो स्टेट प्रेसिडेंट है, जो रामपाल माजरा, वो कलायत से लड़ेंगे। शेर सिंह बरशमी ये लाडवा से लड़ेंगे। यहाँ से मुख्यमंत्री जो हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वो उनका नाम बड़ा स्ट्रांगली चल रहा है, वो शायद वो ही लड़ेंगे। तो यहाँ से बरशामी यहाँ से लड़ेंगे। और भी नाम है, जैसे उमेद लोहान है नारनौल से, शीला रानी है बहादुरगढ़ से, और गुरतेज सिंह सुखचैन है कलावली से। तो ये 4-5 नाम सामने आए हैं, बाकी भी नाम आने वाले हैं। मगर ये इस इलेक्शंस की जो INLD है और बसपा है, इनकी ये बेसिकली साइड लाइट्स में होंगी। ये मेन पार्टीज नहीं होगी। ये काट छांट कर सकती है वोटों की, और कितनी ये वोटें ले जाती हैं, इससे कितना नुकसान होगा भाजपा को और कांग्रेस को, वो निर्भर करेगा। ये जीत की मुझे नहीं लग रहा कि अभी ये जो कॉम्बिनेशन है बसपा का और INLD का, ये जीत सकता है। ये ज़रूर किसी के स्पॉइल स्पोर्ट का काम कर सकता है किसी भी पार्टी को, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। यानी हम कह सकते हैं कि वोटों की गिनती को प्रभावित जरूर कर सकता है। कुल मिला के हार जीत मार्जिन को प्रभावित कर सकता है। और कहीं बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, 1000-2000 से कोई जीत रहा हो, वहाँ वो फ़र्क डाल सकता है। ये ज़रूर है, काफ़ी सीटों में ये हो सकता है। मगर ऐसा नहीं है कि अब ये पार्टीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बसपा कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। INLD जब से ओम प्रकाश चौटाला वहाँ से वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है,
और उसके बाद बाकी पूरी चौटाला फैमिली बटी पड़ी है, जेजेपी बन गया है, INLD, तो ये पार्टी इतनी स्ट्रांग रही नहीं है। बिल्कुल। तो इसी सब के बीच मैं जिक्र करना चाहूँगी शमशेर जी, विनेश फोगाट का। तो जब भी वो इंडिया वापस आते हैं पेरिस ओलंपिक के बाद, तब से भी चर्चाएं छिड़ रही थी, पर अब एक बार फिर से ऐसी चर्चा सामने आ रही है कि विनेश फोगाट की सियासत में एंट्री हो सकती है। क्या कुछ जानकारी है कौन सी पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़ सकती हैं, या एंट्री होगी भी या नहीं? देखिए, किसान के जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था शंभू बॉर्डर पे, वो थी, उससे साफ जाहिर है कि वो उनका थोड़ा सा झुकाव तो है, क्योंकि अब ये देखिए विनेश फोगट जो रेसलर्स वाले प्रोटेस्ट में थी, पहलवानों के प्रोटेस्ट में, तो वो बड़ी जाहिर सी बात है कि वो उनकी अपनी समस्या थी। उन्होंने उनकी अपनी जो भी दिक्कत थी ब्रजभूषण शरण के साथ, और जो भी वहाँ उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट की चार्जेस वगैरह लगाए थे, वो एक रेसलर्स का इशू था। मगर किसान आंदोलन में आने का मतलब ये है कि वो ओपनली अब वो बोल रहे हैं कि बस अब मेरा इशू वो नहीं है, अब ये भी है। और किसान आंदोलन में आने का मतलब कि पार्शली वो मतलब राजनीति में लगभग वो मैं अंग्रेजी में यूज़ करूँगा, शी इज़ ट्राइंग टू टेस्ट दी वाटर्स, तो उस तरह की बात सामने आ रही है। तो नेचुरली वो जो, और जिस तरह की जो पब्लिक में पोस्चरिंग है, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर मेरे पास सीट होती तो मैं राज्यसभा का मेंबर उनको बना देता, ये सारी जो बातचीत है, और विनेश फोगट का कहना, इस पे साइलेंट रहना, इससे साफ पता लगता है कि वो एंट्री तो पॉलिटिक्स में कर सकती हैं, और अभी करें या अगले लोकसभा चुनाव में करें या इस विधानसभा चुनाव में, इसकी क्लैरिटी नहीं है। क्या पता ऐसा हो कि जो कांग्रेस की लिस्ट है उसमें सडनली आपको पता लगे कि विनेश फोगट का कहीं से नाम, क्योंकि ऐसा लग रहा है शमशेर जी की ज़्यादातर चांसेस अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से वो लड़ेंगी तो कांग्रेस ही हो सकती है, जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा, वो डेफिनेटली कांग्रेस ही होगा। वो देखिए भाजपा से तो कोई लेना देना है नहीं। अब जो जब ओलंपिक्स, जितने भी ओलंपियंस वापस आए थे, प्रधानमंत्री से उनकी भेंट हुई थी, उस भेंट में विनेश फोगाट मतलब टीवी पे तो एब्सेंट थी, वो थी या नहीं हमें नहीं पता, मगर वो जो हमने देखा, जो पूरा जो 35-40 मिनट का प्रोग्राम, उसमें जो प्रधानमंत्री वार्तालाप कर रहे थे, उसमें विनेश फोगाट नज़र नहीं आई। प्रधानमंत्री ने उनका नाम लिया, तो इससे साफ जाहिर है कि वो कहीं मनमुटाव है, और काफ़ी बड़ा मनमुटाव है। और यहाँ वो फार्मर्स प्रोटेस्ट में है, और जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, ये इसको अगर हम ऐसे समझे कि भाजपा के तो अगेंस्ट ही है, जी। तो नेचुरली ये अगर आप इसको 2 + 2 4 करें, तो इससे साफ जाहिर है कि वो अगर इलेक्शंस में आएंगी, इलेक्शंस लड़ेंगी, तो वो कांग्रेस से लड़ सकती हैं। बिल्कुल। इसी बीच अगर बात की जाए कैंडिडेट्स क्या ही हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये भी जानकारी है कि दोनों जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रही हैं कि जौन सी पार्टी पहले कैंडिडेट अनाउंस करे। तो कई बार मुझे लगता है कि शमशेर जी ऐसा भी होता है कि कैंडिडेट के हिसाब से भी कैंडिडेट उतारा जा सकता है कि कौन सा कैंडिडेट किसको कितना कड़ा मुकाबला दे सकता है, तो शायद एक दूसरे का इंतज़ार पार्टियाँ जो है कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा, देखिए होना तो ये कि भाजपा की शायद लिस्ट अभी तक आ जाती, मगर भाजपा भी टाल रही है। भाजपा ने जो 55 सीटों पर वो अपनी मोहर लगा दी है कैंडिडेट्स पे। थोड़ी कैंडिडेट्स वो की लिस्ट जो बाहर आ भी गई है, छिपते छिपाते वो लोगों को पता लग गया है। जैसे नायब सिंह सैनी हैं, नायब सिंह सैनी लाडवा से लड़ सकते हैं। उन्होंने रुचि दिखाई है कि वो शायद करनाल से भी लड़ लें। नारायणगढ़ से उनका नाम चल रहा था, मगर लाडवा से ऐसा लग रहा है कि पक्का है। जैसे रंजीत चौटाला है। अब ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उससे ऐसा लग रहा है कि उनको शायद टिकट ना मिले और वो शायद इंडिपेंडेंट लड़े। तो इस तरह से कैंडिडेट्स की आस्ते आस्ते लिस्ट बाहर आ रही है। श्रुति चौधरी का नाम पक्का है तोशाम से। जो धर्मवीर हैं, धर्मवीर सिंह जो कृष्णपाल गुर्जर के बेटे हैं, उनका नाम पक्का है। तो ये कुछ नाम बाहर आने लगे हैं। भव्य बिश्नोई का नाम हो सकता है, जो आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के बेटे। तो थोड़े ये जो नाम हैं ये सामने आ रहे हैं, मगर पूरी लिस्ट नहीं आई है। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि भाजपा एक पार्शियल लिस्ट अनाउंस कर दे 55 लोगों की, और जहां उनको डाउट लग रहा है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी पे, वो थोड़ा डिले करें। मगर कांग्रेस भी वही चाह रही है कि कांग्रेस वैसे भी अपने अनाउंसमेंट लेट करती है।
टू इंश्योर दैट देयर इज़ नो वोट कटिंग, कोई फैक्शनलिज्म ज़्यादा ना हो, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे तो वो आप कन्विंसिंग कर सकते हैं। हालांकि वो मुझे नहीं लगता कि कितना फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप जितना जल्दी करेंगे तो उससे आप लोगों के पास जल्दी जल्दी पहुंच सकते हैं। मगर कांग्रेस का तरीका यही रहा है। तो फ़ायदा इसमें मुझे नहीं लगता कि, देखिए बीजेपी को फ़ायदा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं, तो जितने वो जल्दी अनाउंस करें नाम तो वो उनके फ़ायदे में है। और कांग्रेस को फ़ायदा ये है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं झेल रहे हैं, और इस वजह से बेशक थोड़ा सा लेट कर लें तो भी कोई घाटा नहीं है। मगर बढ़िया ये होता है कि जब आप कंफर्टेबल होते हैं, आप 1-1.5 महीना पहले आपको पता होता है कि टिकट भी फाइनलाइज हो गई है और आपने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा भी कर लिया है। जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको पता है कि आप ही दावेदार है और कोई नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है, तो लीडर्स को 6 महीना पहले बोल दिया जाता है एडवांस में कि आप हैं यहाँ से, और लोग वो मेल जोल करना शुरू कर देते हैं लोगों के साथ। तो मुझे ये लगता है, मगर आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि दोनों पार्टीज़ एक दूसरे का वेट कर रही हैं कि जो डाउटफुल सीट्स हैं उसमें दूसरा जो पार्टी है वो डिक्लेयर करे और फिर हम उसका जवाब दें। बिल्कुल। हम कैंडिडेट्स का लगातार जिक्र कर रहे हैं, जेजेपी की तरफ से क्या कुछ अपडेट है? देखिए जेजेपी से 3 कैंडिडेट तो अनाउंस कर ही चुके हैं, नहीं अनाउंस ही, इनफैक्ट अपडेट ये है कि छोड़ के जा रहे हैं जेजेपी को। 3 पहले गए थे, जोगीराम सिंह हाग और अनूप धानक और सूरज खेड़ा छोड़ के गए थे, इनका मैं नाम भूल रहा हूँ पूरा, रामनिवास सूरज खेड़ा। अब ये सुनील सांगवान, संजय कबलाना ये भी छोड़ के जा रहे हैं, चले गए। इनफैक्ट ये आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो जेजेपी को मुझे लगता है कि जेजेपी एक बड़ी टेम्परेरी सी पार्टी थी, वो चल नहीं पाई। पिछली बार 10 सीटें थी, मगर अब वो क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकली उनका फ्यूचर नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि जेजेपी एक सनसेट की तरफ जा रही है। छोटी पार्टी है, 2019-18 में पैदा हुई और अब 2024 में उनका लगभग सनसेट सा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। दुष्यंत चौटाला अकेले क्या मैनेज कर लेंगे, क्या उनमें वो ऑरा है देवीलाल वाला, या खासकर देवीलाल वाला, कि वो पार्टी को टिका पाएँ। और दूसरी बात ये कि जो उनकी ग्रैंडफादर की पार्टी है INLD, वो भी 2005 से लगभग वो एकदम से नीचे जाती जा रही है उसका ग्राफ। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जेजेपी इस इलेक्शन में अगेन वैसी INLD और बसपा की तरह वोट एक काट सकती है, एक आधा वोट सीट जीत भी जाए, पर मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है कि। तो बिल्कुल कुल मिला के कहा जाए तो मुकाबला जो है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा, और एक कुछ छोट-मोट जो सीटें हैं बाकी पार्टीज को आएंगी। बिल्कुल। तो सियासत हरियाणा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे कुछ नए विषयों के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत और रखिए अपना ध्यान। नमस्कार।